अगर आप डिफेंस वेटरन हैं तो अपने अकाउंट जो इसमें आपकी पेंशन आ रही है उसको आप सर हमने इमरजेंसी फंड की बात की थी, उसे कहाँ रखा जाए? 12 महीने का खर्च, अगर आपकी स्टडी इनकम नहीं है और पेंशन नहीं है तो 12 महीने के खर्च के हिसाब से आपका ये, लेकिन ध्यान रहे आपका लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन 6% से ऊपर है तो ये आपको। सर आप कुछ ऑप्शन जो टैक्स बेनिफिट भी देते हैं और एक्स्ट्रा सेफ्टी भी देते हैं। हम अपनी पूरा फाइनेंशियल प्लान करते हैं, वेल्थ क्रिएशन की जर्नी पे अच्छे चल रहे होते हैं, लेकिन जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका फिनविजन यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे सीनियर सिटीजन के 10 सबसे सुरक्षित निवेश विकल्पों के बारे में, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद हमें ग्रोथ के अलावा रेगुलर इनकम भी चाहिए। और हमेशा की तरह हमारे साथ जुड़ रहे हैं कर्नल संदीप महलवार, जो कि आर्मी वेटरन भी है और फाइनेंशियल एडवाइजर भी। जय हिंद सर, वेलकम टू दी शो। जय हिंद अमिता। बिल्कुल, डिसिप्लिन ही सफलता की कुंजी है और हर सीनियर सिटीजन के लिए 2 फाउंडेशन रूल्स हैं। पहला रूल है हेल्थ फर्स्ट। पहले तो जब आप रिटायर होते हैं, एक्टिव लाइफ से जो है आप रिटायरमेंट लाइफ की तरफ चल रहे हैं तो सब कुछ काबू में आ सकता है, लेकिन हेल्थ सबसे पहले काबू से बाहर होती है, तो पहले हेल्थ पे ध्यान रखें। दूसरा, कोई भी फाइनेंशियल प्लान विदाउट हेल्थ कवर अधूरा है, क्योंकि मैंने देखा है कि लोग अपनी पूरा फाइनेंशियल प्लान करते हैं, वेल्थ क्रिएशन की जर्नी पे अच्छे चल रहे होते हैं, लेकिन कोई हेल्थ इमरजेंसी आती है और पूरे के पूरा अमाउंट को वो कंज्यूम कर लेती है और सारे आपके गोल्स जो है मिसप्लेस हो जाते हैं। हेल्थ कवर जरूर लें, और अगर आप वेटरन हैं, आपको पेंशन मिल रही है तो अच्छा है कि आपको ECHS कवर मिल रहा होगा, लेकिन उसके साथ साथ भी हो सके तो एक एडिशनल हेल्थ कवर ले लें, उसको टॉप अप की तरह माने, क्योंकि जब इमरजेंसी आएगी, अगर वो प्रोसीजर या अगर आपको बेड नहीं मिल रहा है थ्रू ECHS तो आप हेल्थ कवर का यूज कर सकते हैं। दूसरा फाउंडेशन रूल है 12 मंथ का लिक्विड फंड। आपके पास इमरजेंसी कॉर्पस सदा ही होना चाहिए। अगर आपकी पेंशन या कोई रेगुलर इनकम नहीं है पोस्ट रिटायरमेंट तो आप 12 महीने का लिक्विड फंड रखें, इमरजेंसी फंड रखें, और अगर आपकी पेंशन आ रही है और आपके पास सोर्स ऑफ इनकम है तो आप 3 महीने का कम से कम रखना चाहिए। इस पे आप ग्रोथ ना देखें बल्कि इसकी अवेलेबिलिटी देखें। इसको ऐसी जगह पार्क करें, चाहे आप स्वीप इन FD करें, सेविंग्स अकाउंट में रखें या कैश रखें, घर में रखें, लेकिन इस पे रिटर्न ना देखें, इसकी अवेलेबिलिटी देखें, और इसको ऐसे इमरजेंसी कॉर्पस होना चाहिए। तो 2 फाउंडेशन रूल, हेल्थ फर्स्ट एंड देन इमरजेंसी कॉर्पस ऑलवेज। सर फाउंडेशन रेडी है तो शुरुआत करते हैं उन 5 ऑप्शन से जो जहां सरकारी गारंटी मिलती है। ये हमारे पोर्टफोलियो की बैकबोन होनी चाहिए। बिल्कुल। तो इसमें सही कहा आपने, और इसमें सबसे पहले आता है सीनियर सिटीजन सेविंग्स की। अगर आप आर्मी से रिटायर हो रहे हैं तो वैसे तो ये नॉर्मली तो 60 ईयर्स से अबोव एप्लीकेबल होता है कि जो 60 ईयर्स से ऊपर हैं वही सीनियर सिटीजन कहलाते हैं, वही इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप आर्मी या डिफेंस फोर्सेस से रिटायर हो रहे हैं तो आपके लिए ये बेनिफिट का, आपके लिए ये छूट मिली हुई है कि आप 50 साल से बाद हो रहे हैं, रिटायर हो रहे हैं, तो विद इन 1 मंथ ऑफ योर रिटायरमेंट और 1 मंथ ऑफ द रिसिप्ट ऑफ योर रिटायरमेंट कॉर्पस यू कैन इन्वेस्ट इनटू सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। गवर्नमेंट ने आपके लिए जो है, पहले ये स्कीम 15 लाख रुपए पर पैन इन्वेस्ट होते थे, अभी 30 लाख होता है, तो आप 30 लाख इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें क्वार्टरली इंटरेस्ट मिलता है आपको 8.2, जो कि हाईएस्ट रेट है। 8.2% पर एनम आपको इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, और सोवरेन गारंटी है, और ये सेफ स्कीम है। जो अगर आपको रेगुलर इनकम चाहिए तो ये बहुत अच्छा है, नोट टू मिस ऑप्शन है। और अगर आपकी स्पाउस भी 60 से ऊपर है तो 30 लाख आप मैम के नाम से इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अब इसमें 60 लाख तक का इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस पे हमने डिटेल्ड वीडियो भी बनाया है। इन्वेस्ट करने से पहले आप उस वीडियो को जरूर देख लें। 1 महीना पहले ही हमने वो बनाया था और काफी पॉपुलर हुआ है। तो उसमें अगर हम रिटर्न्स, जब एक्चुअल रिटर्न्स की बात आती है, अगर आप टैक्स पेइंग है और आपके पास पेंशन है, क्योंकि पेंशन भी अगर आपको 1 लाख रुपए पर मंथ पेंशन मिल रही है तो 12 लाख हो जाएगी, तो आप टैक्स ब्रैकेट में आ जाएंगे। तो उसके बाद इसके एक्चुअल रिटर्न्स जो है 8.2 से घट के 5.8 5.9 के करीब रह जाते हैं। अगर आपको लगता है कि वो सफिशिएंट है तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे आपका लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन 6% से ऊपर है तो ये आपको
घाटे का साधन हो सकता है। लेकिन इसमें अच्छा पार्ट यह है कि फिक्स इनकम में इससे बेटर इन्वेस्टमेंट है नहीं, तो इसको जरूर रखें। वीडियो देख लें, उसमें आपको समझ भी आ जाएगा इसको किसको करना चाहिए और कब करना चाहिए। सर अब मान लो कि कोई वेटरन अपनी सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की लिमिट क्रॉस कर चुका है, करेक्ट, तो उसके पास एक्स्ट्रा पैसा है तो उसको वो कहाँ लगाए जो कि 100% सेफ और अनलिमिटेड विकल्प हो? यस, अगर आप देखो, सबसे पहला तो आता है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, क्योंकि उससे बेस्ट स्कीम तो है नहीं। दूसरा आता है आरबीआई के फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड्स होते हैं, तो उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन ध्यान रहे, उससे पहले आपने सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की पूरी लिमिट जो है एग्जॉस्ट कर ली है आपने। 30 लाख अपने नाम और 30 स्पाउस के नाम कर लिया है, तो उसके बाद इसमें इन्वेस्ट करें। ध्यान रहे, इसमें पैसा 6 मंथली आता है आपका इंटरेस्ट, और ये फ्लोटिंग रेट्स होते हैं जो कि रेट चेंज होते रहते हैं। ओके, तो ये सेकंड प्रेफरेंस होगा। ये हालांकि अनलिमिटेड है, लेकिन इसमें इंटरेस्ट रेट जो है आज के दिन तकरीबन 8% के करीब है। सीनियर सिटीजन में 8.2 है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, सेकंड प्रायोरिटी इज आरबीआई फ्लोटिंग रेट सेविंग्स बॉन्ड। सर हमने इमरजेंसी फंड की बात की थी, उसे कहाँ रखा जाए और जिससे कि वो लिक्विड भी हो सके और सीनियर सिटीजन को बेनिफिट भी मिल सके? ओके, बिल्कुल। देखो, इमरजेंसी फंड है तो उसमें प्रायोरिटी होनी चाहिए वो इमरजेंसी में अवेलेबल हो, लिक्विड हो, जब चाहो आप उसमें से पैसे निकाल सको। तो उसमें आप फ्लोट जो है स्वीप इन एफडीज होती हैं, एफडीज में रख सकते हो, शॉर्ट टर्म एफडीज में रख सकते हो, सेविंग्स अकाउंट में भी रख सकते हो। लेकिन उसमें क्योंकि हमारी प्रायोरिटी है अवेलेबिलिटी, अगर आप कहीं ऐसी जगह है जहाँ पे बैंक इतना एक्सेसिबल नहीं है तो थोड़ा तो कैश भी रख सकते हो। ठीक है। और दूसरा, अगर आपने मार्केट या म्यूचुअल फंड्स के थ्रू लगा रहे हैं तो लिक्विड फंड्स होते हैं, उसी के लिए बने हुए। और अगर आप और ज्यादा टैक्स ऑप्टिमाइज कराना चाहते हैं तो उसमें आपको आर्बिट्राज फंड्स भी होते हैं, तो उनमें आप डाल सकते हैं, क्योंकि 24 घंटे में पैसे आपके आ जाते हैं। तो वो कुछ ऑप्शंस हैं, बट इसमें ध्यान रहे रिटर्न से ज्यादा इसकी अवेलेबिलिटी शुड बी द प्रायोरिटी। ओके, यानी आपका कम से कम 3 महीने का खर्च, नहीं तो 12 महीने का खर्च, अगर आपकी स्टडी इनकम नहीं है और पेंशन नहीं है तो 12 महीने के खर्च के हिसाब से आपका ये इमरजेंसी फंड होना चाहिए। और आखिरी सरकारी विकल्प है जो कि काफी लोगों का फेवरेट भी है, पोस्ट ऑफिस MIS, पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम। तो उसमें आप पैसे डाल सकते हैं। सिंगल पेन पे 9 लाख है, और अगर आपका जॉइंट पेन है तो उसमें 15 लाख की लिमिट है। POMIS का आज के दिन जो इंटरेस्ट रेट है वो 7.4% मिल रहा है आपको। तो ये अच्छे विकल्प हैं जो कि सरकारी बैकिंग के साथ आपको सेफ्टी मिलता है, सोवरेन गारंटी मिल रहा है, और रेगुलर मंथली इनकम भी दे रहे हैं। और क्वार्टरली इनकम के लिए आपके पास सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है, और 6 मंथली के लिए आरबीआई के बॉन्ड्स हैं। तो ये 4-5 ऑप्शन है जिसको आप रेगुलर इनकम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और जिसको आपको पेंशन के ऊपर भी अगर सप्लीमेंट चाहिए तो ये अच्छे स्कीम्स हैं, टोटली सेफ है। तो अगर आप सेफ्टी ढूंढ रहे हैं तो इनसे बेस्ट कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आप ग्रोथ ढूंढ रहे हैं तो ऑब्वियसली मार्केट में बेटर ऑप्शंस हैं जो कि तकरीबन सेम आपको सिक्योरिटी भी दे देंगे और आपको ग्रोथ देंगे। तो आपको सिक्योरिटी भी देते हैं और साथ में ग्रोथ भी देते हैं। अगर आपके पास रिस्क एपेटाइट या आपकी रिस्क टॉलरेंस परमिट करती है तो मार्केट को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। लेकिन ये तो सेफ है जो कि सीनियर सिटीजन को करनी चाहिए। सर आप कुछ ऑप्शन जो टैक्स बेनिफिट भी देते हैं और एक्स्ट्रा सेफ्टी भी देते हैं, तो डिफेंस वेटरन होने के नाते कोई बैंकिंग स्पेशल टिप्स? अगर आप डिफेंस वेटरन हैं तो अपने अकाउंट जिसमें आपकी पेंशन आ रही है उसको आप DSP अकाउंट कराइए। जैसे कि सर्विस के टाइम सैलरी अकाउंट होता था जो DSP अकाउंट बोलते थे, वो पेंशन में भी आपको लागू है। जिस अकाउंट में पेंशन आ रही है उसको DSP अकाउंट रखिए। उसमें आपको बेनिफिट मिलते हैं। पहले तो इंश्योरेंस, आपको उसमें लाइफ इंश्योरेंस कवर मिलता है जो कि 1 करोड़ रुपए तक का है। एयर एक्सीडेंट वगैरह में नॉर्मली 50 लाख का है। तो आपकी फैमिली के लिए एक फाइनेंशियल सोर्स हो सकता है कुछ किस मिसहैप के बारे में। दूसरा, उसमें आपको अगर आप ड्राफ्ट वगैरह बनाते हैं उसमें चार्जेस वेव ऑफ होते हैं। तीसरा, उसमें अगर आप लोन वगैरह लेते हैं तो उसमें भी आपको चार्जेस वेव ऑफ हो जाते हैं। चौथा, उसमें जो लोकस वगैरह हमें जो चाहिए होते हैं सीनियर सिटीजन के लिए स्पेशली, उसमें उसको बेनिफिट्स मिलते हैं, सस्ते रेट पे आपको लोकल मिल जाते हैं। तो उसमें रखिए। कैश विड्रॉल वगैरह पे उसमें लिबरलाइज होता है, उसमें चेक फैसिलिटीज में कोई चार्जेस नहीं लगते। तो
डीएसपी अकाउंट रखें। दूसरा, अगर आप टैक्स सेविंग के लिए आप देख रहे हैं और अभी भी आपको लगता है कि अगर ओल्ड टैक्स रेजिम बेनिफिशियल है तो आप 1.5 लाख रुपीस तक जो है एटीसी का फायदा उठा सकते हैं। तो आप, अगर आपको लिक्विडिटी नहीं चाहिए तो आप टैक्स सेविंग बॉन्ड वगैरह में, टैक्स सेविंग एफडीज होती हैं, टैक्स सेविंग स्कीम्स होती हैं, उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं जो सेफ होते हैं और आपके थोड़ा एक्स्ट्रा इंटरेस्ट भी मिलता है। और ध्यान रहे, जो मैंने ऊपर शायद मैंने नहीं बताया है कि कुछ एक एफडीज होती हैं जहां पे सीनियर सिटीजन्स को जनरली 0.5% तक इंटरेस्ट एक्स्ट्रा मिलता है। तो उसका भी आप फायदा उठाते रहिए। और ध्यान रखिए कि आपको 15H फॉर्म भी सबमिट कर देंगे तो आपका टीडीएस वगैरह नहीं कटेगा किसी में, तो इनको आप कर सकते हैं। दूसरा, जैसे कि मैंने बताया कि हेल्थ फर्स्ट और हेल्थ इंश्योरेंस आपका होना चाहिए, तो हेल्थ इंश्योरेंस पे भी आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है, उसका भी फायदा उठाइए आप। और टैक्स बचाने के लिए आप नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट जो है उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो कि आपको 1.5 लाख तक का टैक्स बेनिफिट देगा। और लेकिन उसमें 5 साल का लॉक इन है, तो अगर आपके पास उतने लिक्विडिटी की जरूरत नहीं है तो आप वो भी ले सकते हैं, उसमें अच्छा इंटरेस्ट रेट भी मिलता है। लेकिन क्योंकि आप रिटायर हो जाते हैं फौजी, तो 54 में रिटायर हो जाते हैं, अगर आप 60s में हैं तो ध्यान रहे कि आपकी लाइफ अभी 30-35 साल और चलेगी, क्योंकि हम सब लोग अच्छी हेल्थ में होते हैं, स्पेशली वेटरन तो 90 प्लस तो जीते हैं। तो 30 साल तक ये आप ऑप्शन ले तो सकते हैं सिक्योरिटी और सेफ्टी के लिए, जो कि सेफ है, लेकिन आपको इन्फ्लेशन के लिए कैटर करना पड़ेगा। तो थोड़ा बहुत आपने इक्विटी एक्सपोजर भी लेना है, मार्केट एक्सपोजर लेना है, जिससे आपकी इन्फ्लेशन को भी आप मैच करते रहें। तो ये सेफ्टी के लिए तो अच्छे हैं, लेकिन आपके लिए थोड़ा तो रिस्क लेना पड़ेगा, जिससे कि आपका इन्फ्लेशन मैच हो जाए। आज इस बार तो हम देख रहे हैं कि गोल्ड तो भागे जा रहा है, तो गोल्ड इन्वेस्टमेंट भी कंसिडर करें, जिसके लिए कम से कम 10 से 15% आपका पोर्टफोलियो में गोल्ड ऑब्लिक सिल्वर होना चाहिए। और उसके लिए सोवरेन गोल्ड बॉन्ड से तो बेटर कोई है ही नहीं, क्योंकि अगर, हालांकि अभी नहीं आ रहे हैं लेकिन सेकेंडरी मार्केट में अवेलेबल हैं, तो आपको 2.5% पर एनम रिटर्न्स भी देंगे और 8 साल के बाद वो टैक्स फ्री भी हो जाएंगे और गोल्ड का बेनिफिट भी उठाओगे। वो फीलिंग भी आएगा कि मेरे पास गोल्ड है, क्योंकि हम सबको गोल्ड प्रोसेस करना अच्छा लगता है, और ग्रोथ भी मिलेगा और इन्फ्लेशन भी मैच हो जाएगा, तो उसको भी कंसिडर करें। सर, जैसे आपने बताया कि इन्फ्लेशन को भी बीट करना है, तो उसके लिए क्या ऑप्शंस हैं? बिल्कुल, देखो, लंबी लाइफ चलेगी तो इन्फ्लेशन के लिए, इन्फ्लेशन मैचिंग रिटर्न्स के लिए आपने कुछ ऑप्शंस तो एक्सप्लोर करने हैं। तो उसमें आता है डेट फंड्स। आप जैसे गवर्नमेंट बॉन्ड फंड्स होते हैं, जिनको गिल्ड फंड भी बोलता है, उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। तो आपको हर साल टैक्स भी नहीं देना, क्योंकि उसमें तो म्यूचुअल फंड के थ्रू आप लेंगे तो उसमें तो टैक्स आपको तब पे करना पड़ेगा जब आप उसको एनकैश करोगे। तो आपको जो टैक्स की अमाउंट है, जो कि नॉर्मल एफडी वगैरह में अगर आप 30% ब्रैकेट में है, तो और आपका इंटरेस्ट आया उसका 30% तो टैक्स में चला गया, तो वहां पे उस टैक्स पे भी आप इंटरेस्ट का बेनिफिट उठा सकते हैं, और वो टोटली सेफ भी होते हैं गवर्नमेंट, क्योंकि वो गवर्नमेंट स्कीम्स में, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में ही इन्वेस्ट करते हैं, वो है। उसके साथ साथ आप इक्विटी सेविंग्स फंड ले सकते हैं, जिसमें कि छोटा सा पोर्शन इक्विटी में होता है और मेजॉरिटी डेट में होता है। अगर आपकी थोड़ी और रिस्क एपेटाइट है और आपके पास बाकी एसेट एलोकेशन ठीक है, तो आप मल्टी एसेट फंड्स भी ले सकते हो, हाइब्रिड फंड ले सकते हो। कंजर्वेटिव हाइब्रिड होते हैं जिसमें कि छोटा पोर्शन इक्विटी होता है, मेजॉरिटी डेट होता है, तो वो भी सेफ है और वो आपको इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न्स भी देंगे, क्योंकि हिस्टोरिकल रिटर्न्स इन सब के 10% से ज्यादा रहे हैं। तो ये आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। सर, आपकी इस डिटेल और डिसिप्लिन प्लानिंग से हर सीनियर सिटीजन को क्लैरिटी मिल गई होगी। सेफ्टी, इनकम और इन्फ्लेशन, ये तीनों एस्पेक्ट्स कवर हो गए हैं। जैसा मैंने वीडियो में बताया कि आप सीनियर सिटीजन है, बिल्कुल सेफ्टी की आपको जरूरत है। अपने कॉर्पस मेहनत की कमाई है, उसको सेफ रखें, सेफली इन्वेस्ट करें। लेकिन सेफ्टी केवल अमाउंट या कॉर्पस को सेव करने से नहीं मिलेगी, आपने इन्फ्लेशन को भी बीट करना है, कम से कम मैच तो रखना है। तो उसके लिए थोड़ा मार्केट एक्सपोजर लें, जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं उसका बेनिफिट उठाएं, पोर्टफोलियो को बैलेंस करके रखें और सारी एसेट्स का छोटा छोटा अपने रिस्क टॉलरेंस के हिसाब से इन्वेस्ट करें। एफडीज में भी जाएं, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम भी करें, रेगुलर इनकम भी को भी सप्लीमेंट करें, और साथ साथ कुछ जो लॉन्ग टर्म का ग्रोथ का आपका पोर्शन है उसको आप इक्विटी रिलेटेड
जो कंजर्वेटिव फंड्स होते हैं उनमें आप इन्वेस्ट करके फ़ायदा उठा सकते हैं। और चाहें तो आप हमारा सबसे पुराना वीडियो है जो कि फिनविजन 2 बकेट स्ट्रेटजी को भी रिविजिट करें, उसको देखें, उसमें हो सकता है वो आपके लिए बेनिफिशियल हो, जिसमें हम रेगुलर इनकम एज वेल एज आपकी लॉन्ग टर्म ग्रोथ के बारे में कैसे आप मैच कर सकते हो, कैसे आप उसका फ़ायदा उठा सकते हो, उसके बारे में बताया। एंड विश यू ए वेरी हैप्पी रिटायरमेंट लाइफ एंड ऑल द बेस्ट। अपने सेहत का ख्याल रखें, हेल्थ इंश्योरेंस लें और अच्छी तरह इन्वेस्ट करें और सफल रिटायरमेंट लाइफ जिए। थैंक यू। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है इसके रिगार्डिंग तो नीचे आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के भेज सकते हैं, उसका आंसर हम जरूर करेंगे। जय हिंद, हैप्पी रिटायरमेंट प्लानिंग। थैंक यू। थैंक यू।